इस वीडियो में दी ऑडिसी की पूरी स्टोरी और एंडिंग एक्सप्लेन की जाएगी। सोचो, आज एक आदमी 20 साल पहले अपने घर से निकला था। उसने एक लेजेंडरी वॉर जीती, लेकिन जब वो फाइनली घर वापस आता है तो उसका घर वह नहीं होता जो वह छोड़कर गया था। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ऑडिसियस अपने घर वापस आने के लिए इतने साल तक समंदर से लड़ रहा था या अपने पास्ट से भाग रहा था? आज हम क्रिस्टोफर नोलन की दी ऑडिसी को बिगिनिंग से एंडिंग तक डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एंड में समझेंगे कि ऑडिसियस ने अपना किंगडम अपने बेटे टेलेमेचस को क्यों दे दिया। ट्रोजन वॉर के बाद स्टोरी की शुरुआत ट्रोजन वॉर के आफ्टरमाथ से होती है। ऑडिसियस इथका का किंग, ग्रीक्स का लीडर है। ट्रॉय की मैसिव वॉल्स को तोड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन ऑडिसियस एक ऐसा प्लान बनाता है जो हिस्ट्री का फेमस ट्रोजन हॉर्स बन जाता है। ग्रीक्स एक जायंट वुडन हॉर्स ट्रॉय के बाहर छोड़ देते हैं। ट्रोजन्स आईसी एक गिफ्ट समाजकर सिटी के अंदर ले आते हैं, लेकिन हॉर्स के अंदर ग्रीक सोल्जर्स छुपे हुए होते हैं। रात को वो बाहर निकालते हैं और ट्रॉय के गेट्स खोल देते हैं। और फिर ट्रॉय गिर जाता है, ओडिसियस वर जीत जाता है। लेकिन विक्ट्री के साथ एक ऐसी चीज भी आती है जो पूरी जर्नी में उसका पीछा करेगी, गिल्ट। क्योंकि ट्रॉय की विक्ट्री सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं थी। सिटी डिस्ट्रॉय हुई, लोग मारे, और ओडिसियस के सोल्जर्स ने ऐसी वायलेंस की जिसे वो खुद बाद में भूल नहीं पाता। इथाका मैन पेनेलोपी और टेलेमेचस जब ओडिसियस वॉर के लिए गया था, उसकी वाइफ पेनेलोपी और उनका छोटा बेटा टेलेमेचस इथाका में रह गए थे। लेकिन वॉर खत्म होने के बाद भी ओडिसीज वापस नहीं आता। एक साल, फिर दूसरा, फिर कई साल। टोटल मिलाकर ओडिसीज को अपने घर वापस पहुंचने में 10 साल और लग जाते हैं, यानी ट्रोजन वॉर के 10 साल और उसके बाद का 10 साल का रिटर्न जर्नी। टेलेमेचस बड़ा हो रहा है, लेकिन उसका फादर उसके साथ नहीं है और इथाका में सिचुएशन और खराब होती जा रही है। सूटर्स का इन्वेजन, ऑडिसीज की एब्सेंस का फायदा उठाकर डजन्स ऑफ सूटर्स पेनेलोप के अराउंड जमा हो जाते हैं। उनका टारगेट पेनेलोप से शादी करना है, लेकिन असल में उनकी नज़र इथाका के थ्रोन पर भी है। अगर पेनेलोप उनमें से किसी एक को चूज कर लेती है तो ऑडिसीज की डायनेस्टी खत्म हो सकती है। टेलीमार्क्स के लिए सिचुएशन और डेंजरस है, क्योंकि कुछ सूटर्स चाहते हैं कि वह लाइन ऑफ सक्सेशन से ही हटा दिया जाए। पेनेलोपी मीनवाइल सालों तक ऑडिसियस का वेट करती रहती है, लेकिन उसके पास भी एक पॉइंट पर यह क्वेश्चन आ जाता है, क्या ऑडिसियस वकाई कभी वापस आएगा? ऑडिसियस का समंदर वाला नाइटमेयर। अब स्टोरी वापस ऑडिसियस की जर्नी पर आती है। ट्रॉय से निकालने के बाद वो और उसके मेन समंदर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन हर आइलैंड और हर एनकाउंटर उनकी टीम को और कमजोर करता जाता है। सबसे फेमस एनकाउंटर होता है साइक्लोप्स पॉलीफेमस। ऑडिसियस और यूस्केमेन एक जायंट साइक्लोप्स के टेरिटरी में फंस जाते हैं। पॉलीफीमस उनके लिए डेडली थ्रेट बन जाता है। ऑडिसियस अपनी इंटेलिजेंस यूज करके उसे एस्केप करने का प्लान बनाता है, लेकिन साइक्लोप्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन के बाद एक और पावरफुल एनिमी उनके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, पोसाइडन। और अब समंदर खुद ऑडिसियस के लिए एनिमी बन जाता है। क्या पोसाइडन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था? यहां मूवी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज करती है, ऑडिसियस के रास्ते में रिपीटेडली डिजास्टर्स क्यों आ रहे हैं? क्या गॉड्स जेन्युइनली उसे पनिश कर रहे हैं, या ऑडिसियस अपने एक्शंस की वजह से कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहा है? मूवी इसका आंसर सिंपल नहीं बनाती, और इसी एम्बिग्यूटी की वजह से ऑडिसियस की जर्नी सिर्फ मिथोलॉजी नहीं रहती, ये गिल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस की स्टोरी बन जाती है। सिरसे ओडिसियस और उसके मेन इवेंचुअली सिरसे तक पहुंचते हैं। सिरसे उनके लिए एक और डेंजरस ऑब्स्टिकल है, लेकिन मूवी सिरसे को सिर्फ एक सिंपल विलन की तरह प्रेजेंट नहीं करती। ऑडिसियस के मैन भी इनोसेंट हीरोज नहीं हैं। उनके एक्शंस और इंटेंशंस भी क्वेश्चनेबल हैं, और यहाँ फिल्म एक इंपॉर्टेंट थीम रिपीट करती है। वायलेंस सिर्फ विक्टिम्स को डिस्ट्रॉय नहीं करती, वायलेंस करने वाले लोग भी उसका बर्डन कैरी करते हैं। कैलिप्सो एंड 7 इयर्स ऑडिसीज की जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है जब वो कैलिप्सो के आइलैंड ओगिया पर पहुंचता है। और यहाँ एक शॉकिंग चीज होती है, ऑडिसियस को रियलाइज होता है कि उसकी मेमोरी और परसेप्शन कंप्लीटली रिलायबल नहीं रही। उसे लगता है जैसे टाइम रुक गया हो, लेकिन रियलिटी में 7 साल गुजर चुके होते हैं। 7 साल। और इटिका में उसका फैमिली अब भी उसका वेट कर रहा है। ये रियलाइजेशन ऑडिसियस को फोर्स करता है कि वो फाइनली अपनी जर्नी कंटिन्यू करे। अथीना का मिस्ट्री ऑडिसियस को थ्रू आउट द स्टोरी अथीना की प्रेजेंस फील होती है। अथीना उसकी गाइड और प्रोटेक्टर के फॉर्म में अपीयर होती है। लेकिन यहां नोएल एक मेजर ट्विस्ट इंट्रोड्यूस करता है, जो वुमन ऑडिसीज एथना के रूप में देखता है। वो एक्चुअली एक मर्डर्ड ट्रोजन प्रिस्टेस की इमेज से कनेक्टेड है। ये प्रीस्टेस अन इवेंट्स का सिंबल बन जाती है जो ट्रॉय के डिस्ट्रक्शन के वक्त हुए।
इसका मतलब ये हो सकता है कि ऑडिसियस जो अथीना देख रहा है वो सिर्फ एक गॉडेस नहीं, वो उसका गिल्ट भी हो सकती है। यानी ऑडिसियस के माइंड में ट्रॉय का पास्ट कभी खत्म ही नहीं हुआ। लैंड ऑफ द डेड। ओडिसियस की जर्नी का सबसे डार्क पार्ट है लैंड ऑफ द डेड। यहां उसे अपने पास्ट के डेड लोगों का सामना करना पड़ता है। और ये सिर्फ सुपरनैचुरल सीन नहीं है, ओडिसियस को उन लोगों का बर्डन फील होता है जो उसकी डिसीजंस की वजह से मर गए। यहीं प्रोफेसी भी उसे फ्यूचर का एक इंपॉर्टेंट टास्क बताती है। अगर ओडिसियस घर वापस भी पहुंच जाए तो उसकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, उसे अपने डेड कॉमरेड्स को प्रॉपरली ऑनर करना होगा। मीनवाइल टेलेमिचुस इथाका में टेलेमिचस भी अपने फादर की ट्रूथ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहा है। वो स्पार्टा तक जाता है और ट्रोजन वॉर के सर्वाइवर से इंफॉर्मेशन लेता है। उसे डिफरेंट लोगों से ओडिसियस के बारे में डिफरेंट स्टोरीज मिलती हैं। किसी के लिए ओडिसियस हीरो है, किसी के लिए डेंजरस लीडर, और टेलेमिचस के लिए वो सिंपली उसका फादर है, एक ऐसा फादर जिसे उसने अपनी लाइफ का ज्यादा हिस्सा देखा ही नहीं। ओडिसियस फाइनली इथाका पहुंचता है। आखिरकार ओडिसियस इथाका पहुंच जाता है, लेकिन वो किंग की तरह पैलेस में एंटर नहीं करता। वो बेगर का डिस्गाइज यूज करता है। क्यों? क्योंकि वो पहले देखना चाहता है कि उसका घर किस हाल में है, और जो वो देखता है वो उसकी फियर्स को कंफर्म कर देता है। उसके पैलेस पर सूटर्स का कंट्रोल है, पेनेलोपी प्रेशर में है, और टेलेमेचस भी डेंजर में है। फादर एंड सन ओडिसियस अपने बेटे टेलेमेचस के पास पहुंचता है। पहले टेलेमेचस उसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। 20 साल हो चुके हैं, लेकिन इवेंचुअली फादर और सन एक दूसरे को समझ लेते हैं। अब दोनों के पास एक प्लान है, इथाका को वापस लेना, लेकिन उसके लिए पेनेलोपी को एक फाइनल चैलेंज अनाउंस करना होगा। द बोन चैलेंज पेनेलोपी सूटर्स को अनाउंस करी है कि वो यूएस आर्मी से शादी करेगी जो ऑडिसियस का लेजेंडरी बो स्ट्रिंग कर सके और एरो को एक्सिस की लाइन के थ्रू शूट कर सके। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क है। एक के बाद एक सूट्स ट्राई करते हैं, लेकिन कोई सक्सेसफुल नहीं होता। फिर डिस्गाइज्ड ओडिसियस बाउ उठाता है और वो कर देता है। अब सबको समझ आ जाता है, बेगर कोई बेगर नहीं, ऑडिसियस वापस आ चुका है। पैलेस का फाइनल बैटल एब स्वीटर्स और ऑडिसियस के बीच कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होता है। टेलेमेचस भी अपने फादर के साथ फाइट करता है। जो लोग सालों से एटिका को एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब उनका सामना असली किंग से है। फाइट ब्रूटल है, ऑडिसियस इंजर्ड होता है, लेकिन इवेंचुअली वो सूटर्स को डिफीट कर देता है और फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में अंटिनुस भी मारा जाता है। इथाका फाइनली ऑडिसियस के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन ये हैप्पी एंडिंग नहीं है। यहाँ नॉर्मली स्टोरी खत्म हो सकती थी। हीरो घर आ गया, वाइफ मिल गई, बेटा मिल गया, एनिमीज डिफीट हो गए, किंगडम वापस मिल गया, हैप्पी एंडिंग। लेकिन क्रिस्टोफर नोलन यहाँ स्टोरी को कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाता है। ओडिसियस पेनेलोपी के सामने अपना गिल्ट कन्फेस करता है। उसे रियलाइज होता है कि ट्रॉय में जो कुछ हुआ वो उसके पीछे अब भी है, और उसे एक प्रॉमिस याद है, अपने फॉलन कॉमरेड्स को ऑनर करना। ओडिसियस थ्रोन क्यों छोड़ता है? ये मूवी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडिसियस ने 20 साल अपने घर वापस आने में लगा दिए, तो अब जब वो फाइनली किंग बन सकता है, वो थ्रोन क्यों छोड़ देता है? क्योंकि उसे लगता है कि उसकी स्टोरी सिर्फ विक्ट्री की स्टोरी नहीं, उसकी वजह से बहुत लोग मरे। उसने ट्रॉय को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले किया, और अब वह समझता है कि उसे अपने पास्ट का सामना करना होगा। इसलिए टेलीमैक्स को इटिका का न्यू किंग बनाया जाता है। फाइनल जर्नी ओडिसीज और पेनेलोप इटिका से दोबारा निकलते हैं, लेकिन इस बार डेस्टिनेशन घर नहीं है। वो वेस्ट की तरफ सैल करते हैं। ओडिसियस अपने फॉलन कॉमरेड्स को ऑनर करने के लिए अपनी प्रॉमिस्ड जर्नी कंप्लीट करना चाहता है। टेलेमाचस पीछे रह जाता है, और अब वो इथाका का किंग है। फादर का चैप्टर खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी ओल्ड लाइफ खत्म हो चुकी है। फाइनल सीन का रियल मीनिंग मूवी के फाइनल मोमेंट्स में ओडिसियस फ्यूचर के बारे में सोचता है। उसकी सिविलाइजेशन भी एक दिन कोलैप्स होगी, फिर नए लोग सिविलाइजेशन रिबिल्ड करेंगे, फिर वो लोग भी अपने पास्ट की मिस्टेक्स भूल जाएंगे, और फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। यानी मूवी का फाइनल मैसेज सिर्फ ये नहीं है कि ओडिसियस फाइनली घर पहुंच गया। एक्चुअली मैसेज ये है, ह्यूमन बीइंग्स रिपीटेडली सिविलाइजेशन बनाते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, फिर दोबारा रीबिल्ड करते हैं, और सबसे डेंजरस पार्ट ये है, हम अपनी पुरानी मिस्टेक्स भूल जाते हैं। और अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ओडिसियस हीरो था, या एक ऐसा आदमी जो विक्ट्री के नाम पर ऐसी मिस्टेक्स कर गया जिनसे वो पूरी लाइफ एस्केप नहीं कर सका? क्या एथना वाकई उसके सामने थी, या वह उसके गिल्ट की रिप्रेजेंटेशन थी?
और क्या ओडिसियस का एटिका छोड़ना पनिशमेंट था या रिडेम्पशन? मूवी इन क्वेश्चंस का सिंपल आंसर नहीं देती, और शायद इसीलिए द ओडिसी की एंडिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। ओडिसियस ने ट्रोजन वॉर जीती, उसने समंदर सरवाइव किया, उसने अपना किंगडम वापस लिया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री किसी एनिमी को हराना नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी विक्ट्री ये एक्सेप्ट करना थी कि उसके एक्शंस की कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और जब वो पेनेलोप के साथ वेस्ट की तरफ सैल करता है टेलीमार्क्स को एटिका देकर, तो एक न्यू जनरेशन को चांस मिलता है। मे बी दिस टाइम हिस्ट्री रिपीट ना हो, लेकिन क्या ह्यूमैनिटी अपनी मिस्टेक्स से वाकई सीख सकती है? यही क्वेश्चन दी ओडिसी को खत्म करने के बाद भी ऑडियंस के माइंड में रह जाता है।